प्यारे बच्चों, क्लास 12th का गेस्ट पेपर बहुत सारे बाजार में आ चुके हैं और हमारे विद्यालय में भी कुछ गेस्ट पेपर वाले अपना गेस्ट पेपर बेचने के लिए आए थे। उन्हीं में से एक ने मुझे एक गेस्ट पेपर दिया है और उसी से आपको अर्थशास्त्र का जो मॉडल सेट तैयार करके उन्होंने दिया है गेस्ट पेपर के माध्यम से, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं ताकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित हो। देर ना करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। अब हम लोग अर्थशास्त्र शुरू करते हैं। ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों में समान ही पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है कि अवसर लागत क्या है, तो वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, तो सही बात है। खोया हुआ अवसर, ये भी सही बात है, मतलब जिसको आप छोड़ चुके हो जो अवसर को, वही हुआ खोया हुआ अवसर। या फिर हस्तांतरण, मतलब एक से छोड़ के आप दूसरा चीज में जा रहे हैं। तो इनमें से सभी तीनों विकल्प जो आपका सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। देखिए, जो भी वस्तु है, जैसे पेन से हम लिखते हैं तो वो क्या कर रहा है, मैं लिखने का जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट कर रहा है। कपड़ा पहनते हैं तो वो मेरा क्या है, ठंडा गर्मी से मेरे शरीर को बचाता है, तो वो मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। तो कपड़ा से हमको क्या मिलेगा, पेन से क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा उपयोगिता। तो यहाँ पर दूसरा का आपका बी हो जाएगा। तीसरा है, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या करना होगा, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, या वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए। तो इसको बस आप याद कीजिए, मार्शल का उपभोक्ता संतुलन जो आपका कहता है, ये है आपका मूल्य का रेखा और ये है आपका सीमांत उपयोगिता का रेखा। ये तो जहां मार्शल के अनुसार बोलना है कि जिस बिंदु पर मूल्य और सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाए वही संतुलन बिंदु होता है। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन देख रहे हैं वो कह रहा है क्या, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसका मूल्य समान होना चाहिए। तो आपका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। चौथा है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो मांग में परिवर्तन, देखिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। मांग में परिवर्तन नहीं होता, निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ सभी से मांग में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ में हम लोग गलत ऑप्शन चुन के आ जाए। पांचवा है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। तो मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो गिफिन वस्तु है इसको हम लोग घटिया वस्तु भी बोलते हैं और ये मांग का अपवाद कराता है। मांग का नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज़ का मूल्य अगर घटता है तो उसका मांग बढ़ेगा और मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा। लेकिन ये गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु जो होता है उसमें क्या होता है, अगर उस वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उसका मांग भी बढ़ेगा। तो ये अपवाद होता है मांग का, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठा है, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच। तो अक्षों से सीधे निकलने वाली, तो यहाँ पर मान ली ये है आपका अक्ष, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है इसका लोच जो होता है इकाई के बराबर होती है। जो आपका अक्ष से निकलेगा, मतलब ओरिजिन से जो निकलेगा उसका मांग का लोच क्या होता है, इकाई के बराबर होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। सातवां है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का जो सबसे सक्रिय साधन माना जाता है वो माना जाता है श्रम को। तो यहाँ पर आपका श्रम हो जाएगा। ऐसे सभी है, उत्पादन के पूंजी भी है, भूमि है, श्रम है, सभी सक्रिय साधन है, लेकिन इसमें श्रम को सबसे ज्यादा सक्रिय साधन माना जाता है। औसत लागत वक्र का आकार होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत लागत इस तरह का होता है, ठीक है। और ये आपको देखने में किस टाइप का लग रहा है, तो ये लग रहा है आपको यू अक्षर जैसा। तो आठवां का आपका ए हो जाएगा यू अक्षर जैसा। नौवां है,
किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, ये है आपका औसत आय और यही है आपका सीमांत आय। और ये बाजार किस फिगर में आप लोगों ने देखा होगा? तो ये देखा होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, जो एक्स अक्ष के समानांतर है, और यही आपका मूल्य का रेखा भी कहलाएगा और यही आपका मांग का रेखा कहलाए। तो जो एक्स अक्ष के समानांतर होती है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो आपका 9वां का ए हो जाएगा। 10वां है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती तब कुल उपयोगिता। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपका कुल उपयोगिता, ये यहाँ अधिकतम है और ये आपका सीमांत उपयोगिता। तो जहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो यह क्या होता है? तो यहाँ पर से आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। उसके बाद जब यह ऋणात्मक होती है सीमांत उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता क्या होती है? घटना प्रारंभ कर देती है। यहाँ से क्या हुआ? घटना प्रारंभ कर दिया। तो कौन ऑप्शन में घटने लगती है? बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका 10वां का हो जाएगा बी, घटने लगती है। 11 है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन, तो मांग की लोच। देखिए ये फ्लक्स द्वारा दिया गया मांग का लोच है। जहां प्रतिशत में रहे तो जान जाइए फ्लक्स का मतलब मांग की लोच का माप का है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे नीचे होता है मूल्य में परिवर्तन। तो मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो 40, तो 40 नीचे हो जाएगा। और ऊपर होता है मांग मात्रा में परिवर्तन, कितना हो रहा है प्रतिशत परिवर्तन? 60। तो इसको इससे काट दिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 2 से भागा लगा दीजिए इसको, तो 2 एकाएं 2, यहाँ 1/0, 2 1.5 आपका आंसर आएगा। तो 1.5 कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं आपका 1.5 बी ऑप्शन में है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो अस्थाई पूंजी के उपभोग को हम लोग कहते हैं मूल्य ह्रास। मतलब अगर आपके पास मशीन है और वो चलते चलते क्या होता है, घिस रहा है, उसमें हमको कुछ नट बोल्ट लगाना पड़ेगा, तेल पानी देना पड़ेगा, तो वही होता है अस्थाई पूंजी का उपभोग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। मतलब उसमें बीच बीच में खर्चा हमको लगते रहेगा। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर सबसे सही जो आपका सटीक है वो है आपका ए, प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर होता है। मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा कौन वस्तु है? तो जो मूल्य का मापक हो, सही बात है। जो समानता विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, सही बात है। लेन देन के काम आता है। जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, इसको हम लोग जमा करके भी रखते हैं। सभी गुण क्या है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। तो मुद्रा की पूर्ति क्या? बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए और डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, ये तीनों है जो हम लोग का मुद्रा पूर्ति कहलाता है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब, तो जब क्या? तो जब मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो। करने मतलब है मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो वस्तु का मूल्य तेजी से बढ़ता है और मुद्रा का जो वैल्यू है वो तेजी से गिरने लगता है। मतलब आप किसी चीज के लिए ज़्यादा पैसा दीजिएगा और वो आपको कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होना कहते हैं। तो यहाँ पर 16 का सी हो जाएगा। व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक क्या है? तो व्यवसायिक बैंक क्या है? तो ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण भी देते हैं, दोनों काम करते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी। और ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि नोट निर्गमन करते हैं, तो नोट छापने का अधिकार किसको है? केंद्रीय बैंक को है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 याद रखिएगा। रिजर्व बैंक जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक भी कहलाता है। 19 है, विनिमय दर का अर्थ है। तो विनिमय दर का अर्थ क्या है? तो एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा देनी होगी, अब विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर। तो इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो रोजगार गुणक जो है उसके जन्मदाता जो है वो केन्स माने जाते हैं।
केन्स ने 1936 में अपना किताब लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और उसी में अपना रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की थी, तो इसलिए उसके जन्मदाता माने जाते हैं। और केन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो व्यष्टि मतलब जो होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत इकाई कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन व्यक्तिगत इकाई का। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, तो मांग वक्र क्या होता है, ये इस तरह होता है। तो मांग वक्र का ढाल आपको किस तरह देखने में लग रहा है, तो ये होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर किसी समान वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। एक चतुर क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है, तो क्या शर्त होती है, तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। एक ऋजु रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, तो मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, तो यहाँ पर मांग की लोच जो होती है ये देखिए ये आपका, और यहाँ बीचों बीच में बोल रहा है, तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इकाई होगी। 26 है, एक पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र है। पूर्णतया बेरोजगार मांग वक्र ये क्या है आपका, पूर्णतया बेरोजगार मांग है जो y अक्ष के समानांतर होती है, तो यहाँ पर 26 का जो है वो आपका हो जाएगा y अक्ष के समानांतर। 27 है, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जितना हम साधन लगा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर मेरा उत्पादन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल या पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, यही बात बोलेंगे। मतलब जिस हिसाब से हम साधन को लगा रहे हैं उत्पादन उससे ज़्यादा हो रहा है तो ये वृद्धिमान प्रतिफल को बताएगा। अगर हम जितना साधन लगाएंगे उत्पादन उतना ही हो रहा है तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाएगा, और जितना साधन लगा रहे हैं उत्पादन उससे अगर कम हो रहा है तो उसको पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल बोलते हैं। तो 27 के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही है। 28 है, निम्न में कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, तो यहाँ शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बैंक दर में परिवर्तन। बैंक दर मतलब होता है जो व्यावसायिक बैंक को केंद्रीय बैंक पैसा जो देता है वो बैंक दर पर देता है, और व्यावसायिक बैंक जो व्यापारी को पैसा देता है वो ब्याज दर पर देता है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, देखिए यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ क्या नहीं है, तो औसत आय बराबर सीमांत आय, ये नहीं है। काहे कि एकाधिकार में फर्म का संतुलन का शर्त है MR बराबर MC, मतलब सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होना चाहिए, जबकि यहाँ औसत आय दे दिया मतलब AR बराबर MC दिया, तो ये नहीं हो सकता इस तरह, तो यहाँ पर आपका A हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य आपका है इनमें से सभी। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध किसी उत्पादक या उपभोक्ता जैसे आर्थिक इकाई के समक्ष उत्पन्न दुर्लभता और चयन की समस्याओं के विश्लेषण से होता है, जैसे व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक फर्म, एक या उद्योग, किसी विशेष वस्तु की कीमत इत्यादि। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, मतलब पर्सनल व्यक्तिगत, उसी को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है सीमांत उपयोगिता क्या है, तो मनुष्य प्रायः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। एक दिए हुए समय में उपभोक्ता की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने मतलब है सीमांत उपयोगिता बराबर होता है TUN-1। ये फॉर्मूला भी आप यहाँ लिख सकते हैं, गेस्ट पेपर में तो नहीं दिया है,
कहने मतलब अंतिम, जैसे आप पहला इकाई से आपको 10 उपयोगिता मिला, दूसरा इकाई का जब उपभोग किए तो आपका 12 उपयोगिता मिला। तो सीमांत उपयोगिता की अंतिम इकाई से जो आपको मिलेगा, तो 12 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना मिल रहा है, अतिरिक्त 2 मिल रहा है, तो 2 आपका सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। कुल उत्पाद क्या है, तो अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए एक परिवर्तनशील आगत की मात्रा में परिवर्तन से जो कुल निर्गत प्राप्त होता है उसे कुल उत्पाद कहते हैं। इसे परिवर्तनशील आगत के कुल भौतिक उत्पाद के रूप में जाना जाता है। मतलब है कि साधन का प्रयोग करने से जो मेरा उत्पादन हो रहा है सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वो कुल उत्पादन होगा। मतलब कुल उत्पादन का फॉर्मूला होगा टीपी बराबर सिग्मा एमपी। संतुलन बिंदु क्या है, तो संतुलन बिंदु वह बिंदु है जहां मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की मात्रा एक दूसरे के बराबर होती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में यह बिंदु ही संतुलन कीमत को निर्धारित करती है। मतलब संतुलन बिंदु कहाँ है, तो ये है मांग का रेखा डी, ये है आपका पूर्ति का रेखा, दोनों कहाँ काट रहे हैं, मान लीजिए ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो संतुलन बिंदु क्या होगा आपका ई हो जाएगा, और संतुलन मूल्य हो जाएगा ओपी, और संतुलन मात्रा हो जाएगा ओक्यू। राष्ट्रीय आय लेखांकन की परिभाषा दीजिए, तो प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय एवं उससे संबंधित आंकड़ों अथवा सांख्यिकी का विवरण रखता है। इन्हें राष्ट्रीय आय लेखा या राष्ट्रीय लेखा कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली वह विधि है जिसके द्वारा कुल घरेलू उत्पाद तथा अन्य आर्थिक समूचों को मापा जाता है। कहने मतलब है देश अपना जो आय व्यय का लेखा जोखा जो रखता है वही राष्ट्रीय आय लेखांकन कहलाता है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो कुल बचत और कुल आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति मतलब एपीएस कहते हैं। यह कुल आय का वह भाग या अनुपात है जो बचाया जाता है। कहने मतलब है एपीसी एपीएस बराबर हो जाएगा क्या, तो एस बट्टा वाई। कहने मतलब है कि अगर आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में 3 रुपया खा गए, तो यहाँ उपभोग और आय का अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो एपीसी कहलाएगा, मतलब सीमांत औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगा। लेकिन अगर हम 7 रुपया हम जो बचा लिए, तो यहाँ आय और बचत का जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो औसत बचत प्रवृत्ति कहलाएगा। मतलब एस क्या हुआ, मेरा 7 रुपया बच गया और आय कितना मेरा था, 10 रुपया था, तो ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 0.7, तो ये मेरा औसत बचत प्रवृत्ति कहलाएगा। घाटे का बजट क्या है, तो जिस बजट में सरकार का अनुमानित व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है उसे घाटे का बजट कहते हैं। कहने मतलब है कि आपका आमदनी है कम और खर्चा है ज़्यादा, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, घाटे का बजट हो जाता है। दूसरे शब्दों में एक घाटे के बजट में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है, मतलब सरकार का खर्च ज़्यादा हो जाता है और सरकार का जो इनकम होता है वो कम हो जाता है। लास्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो उपभोग आय का फलन होता है। कहने मतलब सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई, मतलब उपभोग जो है वो किस पे निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है। तो आय और उपभोग के बीच क्या है, एक संबंध बना हुआ है, फलनात्मक संबंध है, इसीलिए उपभोग आय का फलन है तथा यह आय पर निर्भर करता है। मतलब उपभोग किस पर निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है, मतलब आप जितना कमाइएगा उसी के हिसाब से ना उपभोग कीजिएगा। आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है, आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है, लेकिन इसमें वृद्धि का अनुपात आय की अपेक्षा कम होता है। करने मतलब जिस हिसाब से आपका इनकम बढ़ता है, शुरू में तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता और बढ़ता है तो आप उपभोग पर खर्चा कम करते। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए उपभोग पर खर्चा कम होने लगता है। वही चीज़ को यहाँ कह रहा है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बढ़िया से आप इसको देख लीजिएगा। और आशा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।